एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर। बहुत ही इजीली इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो जब भी मैं बात करता हूँ मैटर की, मैटर मतलब आसपास की जो हमारी सराउंडिंग की चीज़ें हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर। तो ये प्योर है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे देखिए, या तो ये प्योर होंगी या फिर ये मिक्सचर होंगी। अब जब प्योर मैं बोल रहा हूं तो प्योर से क्या मतलब है मेरा? प्योर से क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको? वो चीज जिसके अंदर कोई भी और सब्सटेंस मिला हुआ ना हो। जैसे क्या, यहां पर आप देख लीजिए, कोई आपने एग्जांपल ले लिया, एक पानी का ग्लास ले लिया, उसके अंदर जस्ट वाटर फिल्ड है और आपने कुछ भी मिक्स नहीं करा। और मिक्सचर के अंदर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो चीजें जिनके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस ऐड कर रखा है। जैसे ये जो प्योर था हमारा वाटर का ग्लास, इसके अंदर हमने कुछ भी ऐड नहीं करा था। अब इसके अंदर मैंने क्या करा? शुगर ऐड कर दी, नींबू पानी बना दिया इसका। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर देखिए सॉल्ट जा रहा है, लेमन जूस जा रहा है, या फिर हम शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये पूरा एक मिक्सचर बन जाता है। सो दिस इज मिक्सचर एंड दिस इज प्योर सब्सटेंस। अब दो चीजें हमारे दिमाग से बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो मैटर होगा या तो वो प्योर होगा या फिर वो मिक्सचर। अब फर्दर हम लोग देखते हैं कि प्योर और मिक्सचर के अंदर भी क्या क्लासिफाई करा गया है। तो देखिए, जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि या तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर भी दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। देखिए, दो चीजों में उन्हें क्लासिफाई करा गया है, एक है एलिमेंट और एक होते हैं कंपाउंड्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब ये, जैसे एक हमने एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन ले रखा है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन को आप आगे और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो प्योरेस्ट फॉर्म क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गई। लेकिन अब कंपाउंड की बात करते हैं हम लोग, तो कंपाउंड में आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आप प्योर में बोल रहे थे कि कोई भी चीज मिक्स ना हो, यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, वो मिली हुई है एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर तो एक टाइप का ये मिक्सचर बन रहा है। तो कैसे ये हो गया कंपाउंड? देखिए, कंपाउंड हम उन वाले सब्सटेंस को बोलते हैं जिनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। मतलब जैसे वाटर आपने ले लिया, तो वाटर को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग आप पानी को नहीं कर सकते फिजिकली। हाँ, केमिकली पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्लास 10th 11th 12th में भी आपके काम आने वाले हैं। तो कंपाउंड्स वो होते हैं जो टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फिजिकल सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। एलिमेंट क्या? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। नेक्स्ट, मिक्सचर के अंदर आ जाते हैं। प्योर वाला हमें समझ में आ गया। मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखिए, होमोजीनियस में मैंने क्या एग्जांपल लिया है? हमने ले लिया एक ग्लास ऑफ वाटर, उसके अंदर क्या करा हमने? शुगर ऐड कर दी और शुगर को अच्छे से उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। तो हमने जब उसको अंदर शुगर को बहुत अच्छे से डिसॉल्व करा, तो आपको क्या अलग अलग पार्टिकल्स दिखेंगे शुगर के? क्या अलग अलग चीनी के दाने दिखेंगे उस पानी के अंदर? नहीं दिखेंगे। अब आपने शुगर को हटाया, सॉल्ट को डाला, सॉल्ट को भी अगर आप मिक्स करेंगे दूसरे ग्लास के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है? देखिए, क्या चीज बताना चाह रहा हूं मैं यहां पर कि मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक इतने अच्छे से मिक्स हो रखे हैं कि आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते और आप उन्हें अलग अलग देख भी नहीं सकते। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ कमिंग टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी मतलब यही होगा, इसका वाइस वर्सा, इसका अपोजिट हो गया। मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी, इनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये क्या हो जाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे हमने पिज्जा को लिया है। पिज्जा की जगह आप चलिए ग्लास ऑफ वाटर से ही एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर आपने आयरन नील डाल दी, कील डाल दी लोहे की, आयरन नील डाल दी, और उनको आपने मिक्स कर लिया अच्छे से, जैसे आपने शुगर को मिक्स करा था। तो क्या वो मिक्स होंगी उस वाटर के गिलास के अंदर? नहीं होंगी। तो ऐसे वाले मिक्सचर्स हमारे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक पिज्जा का एग्जांपल दिया है। यहाँ पर हमने एक पिज्जा प्रिपेयर करा हुआ है अच्छे से, तो आप ये देखेंगे कि हर जगह पे ऐसा तो है नहीं कि इधर अगर कैप्सिकम है तो दूसरी साइड भी पिज्जा के कैप्सिकम होगी। यहाँ पर देख रहे हैं कोई पीस छोटा है, कोई पीस बड़ा है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्मली
पूरा इसके अंदर सेटिंग नहीं हो रखी, तो इस वजह से हम लोग इन्हें क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो पिज़्ज़ा की बात कर लिया, भूख लगने लग गई, तो चलो पिज़्ज़ा खा लेंगे, अभी चैप्टर फिनिश कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट एक और चीज़ समझ लेते हैं, हमें क्लियर हो गई है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलिमेंट और कंपाउंड कि क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं कि सॉल्यूशंस के बारे में समझ लेते हैं। सॉल्यूशंस देखिए कब बनते हैं और किन्हें हम लोग सॉल्यूशंस बोलते हैं। जब एक सॉल्यूट किस पे ऐड होता है, सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्यूशन। तो यहां पर मैंने आपको बहुत ही आसानी से डेफिनेशन एक दे दी है कि व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट और मिक्स्ड विद, व्हेन सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश करिए कि प्लस का साइन लगा करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हुए तो सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए सॉल्यूट क्या चीज़ होती है। सॉल्यूट जैसे हमने अभी तक हम शुगर का एग्जांपल लेते आ रहे हैं, तो हमने ऐसा ही करा, हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर ऐड करा, वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी। चीनी को डालने के बाद मैंने ये देखा कि उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा या फिर मैंने चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डालते टाइम देखा, तो मैंने ये देखा कि जो चीनी की क्वांटिटी है वो क्या थी, कम थी, या पानी की क्वांटिटी कम थी या चीनी की क्वांटिटी। ऑब्वियसली चीनी 1 चम्मच डाली और पानी 1 ग्लास था, तो इस वजह से चीनी की क्वांटिटी कम थी, तो वो क्या थी, सॉल्यूट। और चीनी क्या हो रही थी, पानी के अंदर घुल रही थी, डिसॉल्व हो रही थी। तो यहां पर क्या होगी, इसकी बात क्या आ गई, क्या आ गई इसकी डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट। मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्स हो रहे हैं सब्सटेंस, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट। और ये किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए ये लेसर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे चीनी हमारी 1 चम्मच थी, सॉल्वेंट उसका बिल्कुल अपोजिट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं हायर अमाउंट के अंदर। मतलब पानी जो था वो ज्यादा अमाउंट में था या कम अमाउंट में था, पानी ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट के अंदर था और उसके अंदर चीनी घुल रही थी, वो किसी के अंदर नहीं घुल रहा था। तो क्या हो रहा था, यहाँ पर वाटर हमारा ज्यादा क्वांटिटी में था, इस वजह से उसको हमने सॉल्वेंट बोला। तो यहाँ पर एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है, सॉल्यूट इसमें आके घुल रहा है, ये जाके सॉल्यूट के अंदर नहीं घुल रहा। कभी ऐसा सुना है कि पानी के अंदर चीनी घोल दो, ये तो सुना है आपने, लेकिन चीनी के अंदर पानी घोल दो ये नहीं सुना होगा कभी कि मिक्स शुगर इन वाटर। तो ये तो समझ में आता है, लेकिन मिक्स वाटर इन शुगर ये नहीं होता, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। यहाँ पर यही समझना है हमें कि जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है वो सॉल्वेंट है, जिसके अंदर चीज़ें घुल रही हैं वो सॉल्वेंट है। सोल्यूट जो जाकर किसी सॉल्यूशन के अंदर घुल रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, कम क्वांटिटी के अंदर होता है। तो जो मिक्स हो रहा है दैट इज सोल्यूट, और जिसके अंदर चीजें मिक्स हो रही हैं वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो थोड़ा सा आप इसको देख लें और राइट डाउन भी कर सकते हैं अभी तक जो मैंने आपको पार्ट्स दिखाए हैं। तो अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन कर हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब हमें 2 चीजें और समझनी है, जो है अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर मैंने शुगर ऐड करी और उसको मिक्स कर लिया। जब मैंने उसके अंदर 1 स्पून शुगर ऐड करी तब मेरे को लगा कि हाँ इसके अंदर और शुगर ऐड हो सकती है, तो मैं उसके अंदर शुगर ऐड करता गया जब तक वो जो वाटर था उसके पार्टिकल्स के बीच में शुगर कंप्लीटली फिलअप नहीं हो गई। तो जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस थी, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस थी, वो कंप्लीटली फिलअप नहीं हो जाती जब तक मैं उसके अंदर शुगर डालता गया। फिर मैंने देखा कि ये तो शुगर का सिरप बन गया, अब इसके अंदर मैं और चीनी डालूंगा तो वो मिक्स नहीं होगी। सो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। तो वो वाले सॉल्यूशंस हमारे क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम लोग और क्या नहीं ऐड कर सकते, हम लोग और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या चीज होती है, अनसैचुरेटेड चीज वो होती है जिसके अंदर अभी हम लोग और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये वो वाली कंडीशन जब मैंने शुगर डालना स्टार्ट करा था
तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अभी भी स्पेस है क्योंकि थोड़ा बहुत ही शुगर ने ऑक्यूपाई करा है स्पेस। लेकिन जब एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गए कि अब और नहीं इसके अंदर ऐड कर सकते शुगर, तो वो वाले पॉइंट को हमने सैचुरेटेड कह दिया, और जब इसके अंदर और शुगर ऐड कर सकते थे तब हमने इसको बोला था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बस इतना सा ही है इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशंस के बारे में समझने वाले हैं। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं कोलाइड, और एक होते हैं सस्पेंशन। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, उसके अंदर मैंने क्या करा, शुगर ऐड कर दी, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया हम लोगों ने उसको। जब हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, या फिर घर में जो हमारे इजीली अवेलेबल होती है चाय वगैरह फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, छन्नी जिसे बोलते हैं हम लोग। तो हमने क्या करा, एक फिल्टर पेपर का यूज़ करा, उसको छाना जिस वाटर के अंदर शुगर डिजॉल्व थी। तो क्या कोई पार्टिकल्स मेरे को मिलेंगे उसके शुगर के, या फिर शुगर अलग से मिल जाएगी मेरे को अगर मैंने घोल कर चीनी को क्या करा, फिल्टर पेपर से पास ऑन करा? तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है? तो ये वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। ये क्या करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और इनको अगर हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो इजीली हमें पार्टिकल्स फिल्टर होके नहीं मिलेंगे। नाउ कमिंग टू कोलाइड। कोलाइड क्या है, कोलाइड मीडियम में है आपको। तो कोलाइड का आप समझ लीजिए, कोलाइड का एग्जाम्पल लिया है हम लोगों ने मिल्क के जो मिल्क है जो, उसको मैंने क्या करा, सेम यही एक्सपेरिमेंट करा मैंने। फिल्टर पेपर लिया या फिर छन्नी ली, उससे मिल्क को क्या करा, पास करा या फिल्टर करने की कोशिश करी। तो अब आप ये बोलोगे कि अरे मिल्क से तो कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने दूध को छाना है तो आपको ये दिखेगा, कभी आपने दूध को फिल्टर पेपर से पास ऑन करा है तो आपको ये दिखेगा कि क्रीम डिपॉजिट हो जाती है। जो हमारी छन्नी होती है उसके ऊपर क्रीम डिपॉजिट हो जाती है। क्रीम क्या होती है, क्रीम भी एक तरीके का पार्टिकल है जो दूध के अंदर प्रेजेंट है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। तो वो वाले सॉल्यूशन जिनके पार्टिकल्स जब हम फिल्टर करते हैं तो हमें दिख जाते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं मिल्क को तो हमें नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई और चीज़ मिली हुई है, हमें यही लग रहा है कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, मतलब एक ही चीज़ का बना हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इसको फिल्टर करा तभी तो हमें पता चला कि हाँ इसके अंदर क्रीम भी है, और क्रीम क्या होती है, क्रीम फैट होती है, इसके अंदर प्रोटीन भी है। ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती है जब हम लोग इसको फिल्टर करते हैं और क्रीम डिपॉजिट हो जाती है फिल्टर के ऊपर। नेक्स्ट, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 1 to 100 नैनोमीटर। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या है ये मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और उसके अंदर मैंने सैंड को ऐड कर दिया। सैंड को ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर दोबारा क्या करा, फिल्टर पेपर से पास ऑन करा। फिल्टर पेपर से पास ऑन करा तो आप ये देखोगे कि क्या सैंड फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएगी, नहीं होगी, वो डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है। कोलाइड्स के अंदर हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब ये सेम ही चीज़ के बने हुए हैं जैसा हमें ट्रू सॉल्यूशन में लग रहा था। मतलब आपसे अगर मैं पूछूं चीनी घोलकर एक ग्लास वाटर के अंदर और आपको दे दूं और बोलूं कि इस पानी को पी लो, तो आप अगर उसे दूर से देखोगे 1 ग्लास ऑफ वाटर को जिसके अंदर शुगर डिजॉल्व है, तो आपको वो देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल पानी का ग्लास है, इसके अंदर कोई चीनी वीनी नहीं घुली हुई। तो ऐसे ही जब हम कोलाइड्स को देखते हैं तो हमें यही लगता है। लेकिन सस्पेंशन के केस में क्या है, जब हमने सैंड ऐड करी 1 ग्लास पानी के अंदर, और मान लो मैंने आपको वो दे दिया, आप मेरे से बोलते हैं कि सर 1 ग्लास ऑफ वाटर पास करिए, तो मैंने ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सैंड मिला के दे दी, तो आपको अलग से दिख जाएगी सैंड। शुगर के केस में नहीं दिखेगी, और हमें मिल्क के केस में भी क्रीम अलग से नहीं दिख रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमें सैंड अलग से दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। और इनका साइज क्या होता है, जनरली जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन होता है जो सॉल्यूशन, उसका क्या साइज होता है, बेसिकली उनका साइज होता है मोर देन 100 नैनोमीटर। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब बारी आती है कि आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है और ये लोग कैसे टिंडल इफेक्ट को शो कर पा रहे हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन, लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस नहीं कर पा रहे। तो देख लेते हैं एक बारी हम लोग। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, देखिए जब सूरज की रोशनी
ऐसे आपने देखा है जंगल या फिर पेड़ वगैरह है उसके अंदर से पास हो रही है तो ये अलग अलग फैल रही है रोशनी। या फिर आप कुछ मत करिए, आप अपने जब हाथ के आगे कोई लाइट मारते हैं या फिर हाथ से अपने सूरज की रोशनी को रोकते हैं तो बीच से आपकी उंगलियों के या फिर आपके हाथ के साइड से रोशनी जो आती है दैट इज द स्कैटरिंग, मतलब वो लाइट क्या हो रही है, फैल रही है। सो यहीं पर यही होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। नाउ लेट्स सी के इसके केस में जो हमारे सॉल्यूशंस कोलाइड और सस्पेंशन थे, इनके केस में टिंडल इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है। देखिए हमें पता है कि इनके पार्टिकल्स का साइज कोलाइड का बड़ा है और हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज भी बड़ा है, पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं इसके अंदर। और जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है उनका साइज काफी छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। तो देख लेते हैं हम लोग कि कैसे टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हमने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक फ्लैशलाइट ली, एक बॉटल में हमने सॉल्यूशन लिया, एक में कोलाइड लिया और एक में सस्पेंशन लिया। जब हमने कोलाइड के थ्रू इस लाइट को पास करा तो हमें ये देखने को मिला कि इसके अंदर तो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे, तो इजीली लाइट क्या हो गई, पास ऑन हो गई, आगे की तरफ चली गई। देन फिर हमने कोलाइड की बोतल को आगे करा और उसके अंदर से हमने फ्लैश लाइट को पास करा, तो हमें ये देखने को मिला कि जो ये लाइट थी ये स्कैटर होने लग रही है, मतलब ये लाइट फैल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसके पार्टिकल्स थे वो अच्छी खासी क्वांटिटी में बड़े बड़े थे। नाउ गोइंग टू सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर तो हमने देखा था कि सबसे बड़े पार्टिकल्स किसके अंदर थे, सस्पेंशन के अंदर 100 नैनोमीटर से भी बड़े थे। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जब हम सस्पेंशन के अंदर से फ्लैश लाइट से लाइट पास करेंगे तो बहुत ज्यादा लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशंस हैं, वो तो क्या टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। जो हमारे सस्पेंशन है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं और जो हमारे कोलाइड है वो भी टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हाँ दोनों ही ये दोनों ही शो करते हैं हमारे टिंडल इफेक्ट को। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। देन हम लोग अब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम लोग देख लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमें निकालना होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना उसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो ये निकालने के लिए देखो काफ़ी ज़्यादा सिंपल ट्रिक है जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मेथड्स को फॉलो करके इसको निकालना होता है। सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज का क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, सिंपल यही है। नेक्स्ट वाला भी सेम ही है, बस यहां पर मास की जगह क्या आ गया है, यहां पर आ गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल यही चेंज आया है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सिंपल यही चेंज आया है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। मतलब क्या, अगर लीटर वगैरह के अंदर दिया गया है तो आपको लीटर लिखना होगा, ये सारी चीज लिखनी होगी। अगर उसका किसके अंदर दिया गया, ग्राम्स वगैरह के अंदर दिया गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला ग्राम्स वगैरह के लिए यूज होगा और लीटर वगैरह एमएल के लिए हम लोग यूज करेंगे मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर एक और चीज है कि देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, 2 टाइप से आ सकते हैं जिसमें बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कम क्वांटिटी में क्या है, 40 ग्राम हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या हो जाता है हमारा, सॉल्ट हो जाता है सॉल्यूट, और जिसके अंदर वो मिक्स हो रहा है वाटर दैट इज 320 ग्राम। तो ये क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब यहां पर एक चीज जो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमेशा ध्यान रखनी है, यहां पर दिया गया है 320 ग्राम ऑफ वाटर, डायरेक्टली आपको बताया गया है कि सॉल्वेंट इतना है और सॉल्यूट इतना है। अब आपको क्या करना है, यहां से आंसर निकालने के लिए हमें तो सॉल्यूशन पता करना है। तो आप सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हम लोग ऐड कर लेंगे 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, तो 360 ग्राम हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, 360 ग्राम को नीचे लिख देंगे और ऊपर हमारा क्या लिख देंगे हम लोग, solute that was 40 ग्राम into 100 is equals to 11.1। अब क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, जैसे यहां पर आपको दिया गया है कि एक सॉल्यूशन
कंटेन करता है 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, और किसके अंदर 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर वो कॉमन सॉल्ट कंटेन करता है 40 ग्राम। ये इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन के एक सोल्यूशन है अ सॉल्यूशन ऑफ 360 ग्राम, एक सॉल्यूशन 360 ग्राम विच कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 360 ग्राम, in a solution of 360 gram there is 40 gram of salt. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution। तो इसके अंदर क्या करा गया है, इसके अंदर आपको डायरेक्टली बता दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है जो कितने ग्राम का है, वो है 360 ग्राम का, और उसके अंदर 40 ग्राम सॉल्ट है। तो यहां पर आपको सीधे सीधे कोई सॉल्यूट वॉल्यूट नहीं बताया गया, सॉल्यूशन बताया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो ये वाला स्टेप है इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि अब ये वाला स्टेप तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सीधे आंसर में ही हमें सॉल्यूशन बता दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 360 ग्राम और ऊपर क्या लिख देंगे 40, क्योंकि क्या है हमारा सोल्यूट इनटू में 100 11.1। तो इस वाले के अंदर क्या करने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट जो 40 ग्राम है, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 ग्राम, यहां पर 320 लिखा है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से है रिलेटेड, 360 ग्राम लिख देंगे यहां पर हम लोग डायरेक्टली, और फिर क्या कर देंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाकर और सीधे सीधे आंसर निकाल देंगे। तो इन दो तरीके से ही आ सकता है ये क्वेश्चन घुमाकर। फर्स्ट वे ये था और सेकंड वे जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आ सकता है। डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन मेंशन कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी का सॉल्यूशन और इतना उसके अंदर सॉल्यूट है, या फिर ऐसे भी मेंशन करते हैं कि सॉल्यूट कितना और सॉल्वेंट कितना है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करा है। आई होप अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किन तरीकों से कर सकते हैं। जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है उसके अंदर फिल्ट्रेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सैंड और वाटर का हमने एग्जांपल लिया है। तो 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और छोटे छोटे आपको ब्राउन कलर के सैंड के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे इधर। तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं इनको मेरे को सेपरेट करना है वाटर से। तो मैंने क्या करा, एक फिल्टर पेपर लिया और उसके ऊपर इसको डाल दिया। तो क्या हुआ कि मेरा वाटर सेपरेट हो गया और जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो वाटर से अलग हो गए। सो दिस वाज फिल्ट्रेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेपरेशन, एक होता है सेपरेशन फनल को यूज करके भी हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, आपको पता है कि इमिसिबल लिक्विड कौन होते हैं? इमिसिबल लिक्विड वो वाले लिक्विड्स होते हैं जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, और मिसिबल लिक्विड्स कौन से? जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जैसे इमिसिबल लिक्विड में हमने कैरोसिन ऑयल ले लिया है और वाटर ले लिया है। ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने वाटर और ऑयल का मिक्सचर लिया है, तो ऑयल फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर और वाटर क्या हो गया, नीचे डिपॉजिट हो गया है। इसके नीचे हमने एक स्टॉप कॉक लगा दी है। जब हम इसको ओपन करेंगे या इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारा ऑयल ऊपर की तरफ रहेगा। तो हम लोग उस पॉइंट तक अपने वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सेपरेशन फनल के थ्रू। जब इमिसिबल लिक्विड होते हैं तो हम लोग सेपरेशन फनल का यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन का। आखिर मैग्नेटिक सेपरेशन होती क्या चीज़ है? देखिए, आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर लिया है मैंने, इनको मिक्स कर लिया है हम लोगों ने। आयरन फिलिंग्स छोटे छोटे आपको ये दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, दीज आर आयरन फिलिंग्स, और येलो कलर का दिस इज सल्फर पाउडर। तो इन दोनों को अलग करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग एक मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। जब हम लोग मैग्नेट इसके ऊपर हवर करेंगे, इसके ऊपर मैग्नेट घुमाएंगे सल्फर पाउडर के ऊपर, तो जो भी आयरन फिलिंग्स होंगी वो आकर मैग्नेट से चिपक जाएंगी और इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा। तो हमें सल्फर पाउडर अलग मिल जाएगा और जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो अलग से मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका है इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर भी एक टाइप का सेपरेशन होता है। तो देखिए, इवेपोरेशन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा व्हाइट कलर के बड़े बड़े क्रम्स से। अब पूछोगे व्हाट इज दिस? सो दिस इज सॉल्ट पाउडर फ्रॉम वाटर। जब हमारा वाटर
सी से, रिवर्स से इवेपोरेट होने लग जाता है, तो बाद में क्या बचता है, आपको दिखेंगे बड़े बड़े आपको सॉल्ट पाउडर्स ऐसे दिख जाएंगे, सॉल्ट पाउडर नीचे जमीन पे डिपॉजिट हुआ दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा नमक होता है। तो हम लोग को कहाँ से मिल जाता है, ये सीज वगैरह से मिल जाता है जब वाटर वहां पर इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने वाटर को हीट करा है, हीट कर रहा हूं मैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वाटर की ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अभी के लिए रहने देते हैं, अभी सिंपल समझते हैं। तो जब मैंने वाटर को हीट करा तो उसके अंदर मैं शुगर ऐड करता गया, शुगर ऐड करता गया, शुगर ऐड करता गया, और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैं शुगर ऐड करता रहा और मिक्स करते गया। ये सब मिक्स करने के बाद अभी जब वाटर हीट हो रहा था, मैंने उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद जब मैंने उसे कुछ देर के लिए रख दिया तो मैं देखता हूं कि क्या चीज फॉर्म हो गई उसके ऊपर, मैंने देखा तो क्रिस्टल्स। सो दीज आर क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा था, शुगर सिरप और वाटर का एग्जाम्पल लिया था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया था। हमने वाटर को हीट करा, वाटर इवेपोरेट हो गया या फिर वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो गया बॉयल होके, और फिर हमारे पास क्या बची, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या चीज होती है, सबसे पहले दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कैम्फर और सैंड का यहाँ पर एग्जांपल लिया। व्हाट इज कैम्फर, यू विल आस्क। कैम्फर जो पूजा के अंदर हम लोग यूज करते हैं, कपूर जिसको बर्न करते हैं, व्हाइट कलर की जो चीज होती है, सो दैट इज कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेटरी सॉलिड होता है। मतलब सब्लिमेटरी क्या, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, देख सकते हैं आप, मैंने उसके भी ऊपर वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। सब्लिमेटरी सॉलिड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किसकी फॉर्म में चेंज होते हैं, गैस की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में चेंज नहीं होते। तो अगर हमें ऐसे सब्लिमेटरी सॉलिड्स को अलग करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कैम्फर और सैंड एक साथ मिक्स हो गए हैं, तो हम उन्हें अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उन्हें हीट कर सकते हैं। हीट करेंगे तो हमें पता है कि स्टेट चेंज होगी उसकी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब हमने हीट करा है कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को, तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो गया, आपका कैम्फर डिपॉजिट हो जाएगा। ये तरीका है हमारा कैम्फर को एक्सट्रैक्ट करने का सब्लिमेशन के थ्रू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। देखिए ये एक मशीन होती है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग और ब्लड सैंपल्स, और सेंट्रिफिकेशन यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है। देखिए यहाँ पर हमारा ब्लड सैंपल लिया गया था, ब्लड सैंपल को एक मशीन के अंदर डाला गया, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इनके अंदर डाला गया। जब इस सैंपल को इस मशीन के अंदर डाला गया, फिर उसके बाद इस मशीन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे ये रोटेट करती है इन सैंपल्स को बहुत देर तक, और जब ये रोटेट हो जाते हैं कंप्लीटली, तो फिर जब वो थोड़ी देर के लिए रुकती है मशीन, तो हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग हमें पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम लोग ब्लड का मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको जैसे WBC और RBC ये सब चीजें आपको अलग अलग होती हुई दिख जाएंगी ब्लड से। तो इस तरीके से हमारे फिर डॉक्टर्स टेस्ट कर पाते हैं ब्लड को प्रॉपर्ली। तो एक ये तरीका है सेंट्रिफिकेशन का, जिसको बहुत ज्यादा यूज करा जाता है मेडिकल साइंस के अंदर मोस्टली। नाउ कमिंग टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन सिंपल है बहुत। देखिए एक हमने व्हाइट क्लॉथ लिया है, व्हाइट क्लॉथ के ऊपर अगर आप इंक को देखें तो इंक आपकी कुछ इस टाइप की होती है। अब आप इंक को देखकर डिफाइन कर पा रहे हैं कि ये कौन सा कलर है, नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे होगे, सब ब्लैक ही दिख रहे हैं हमें। तो क्या करना होता है हमें क्रोमेटोग्राफी के अंदर, हम लोग इंक को लेते हैं एक व्हाइट क्लॉथ के ऊपर, एग्जाम्पल के लिए हमने एक व्हाइट क्लॉथ के ऊपर लगाया है, या फिर आप लिटमस पेपर ले सकते हैं डाई के सैंपल के साथ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक को डाई भी डाई बोल देते हैं। डाई के साथ हमने इसके ऊपर कुछ डाई के सैंपल्स लगाए हैं। तो पेपर क्या करेगा, हम लोग इस पेपर को किसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे, जैसा यहाँ पर करा है हमने, इस सैंपल को वाटर के अंदर डाला है। तो जब हम लोगों ने इसको वाटर के अंदर डाला तो आपको अलग अलग कलर की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती हुई दिखेगी, और आपको अलग अलग कलर सेपरेट होते हुए दिख जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर रेड आपको अलग से देखने को मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पर पर्पलिश कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर येलो देखने को मिल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि डाई से कि ऐसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कलर्स को। तो ये भी एक तरीका था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर
हो गए होंगी सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, कमिंग टू डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो चीज़ें हमें समझनी है अब। व्हाट इज डिस्टिलेशन? देखिए, डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी मिसिबल लिक्विड जिसके टेम्परेचर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। सो सी, हियर इज अल्कोहल एंड हियर इज वाटर, ये दोनों मिक्स हो रखे हैं। तो आप देखिए कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस स्टेज पर कोई भी लिक्विड चीज़ गैस के अंदर चेंज होना स्टार्ट करती है, वो है 60 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। सो सी, अल्कोहल का 60 डिग्री है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। हम माइनस करेंगे 60 को 100 में से, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है। तो इस वजह से हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रोसेस यूज़ करा है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हम लोगों ने वाटर और अल्कोहल को हीट करा, इसके ऊपर एक पाइप कनेक्ट कर दिया और दूसरे हमने बीकर में इस पाइप को कनेक्ट कर दिया। जब हम लोगों ने हीट करा तो आपको पता है कि अल्कोहल जल्दी हीट होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जब हीट होकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही हम फिर टेम्परेचर भी कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे थर्मोमीटर से, जब हम लोगों को पता चलेगा कि यार अब वाटर भी यहाँ पर वेपर्स की फॉर्म में आ सकता है, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है इस लिक्विड का, तो शायद वाटर भी मिक्स हो सकता है अल्कोहल के साथ, और हम ये तो चाहते नहीं है क्योंकि हमें अलग करना है अल्कोहल और वाटर को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग हीट करना बंद कर देंगे। हम इसको फर्दर जो हमारा है सॉल्यूशन, इसको फर्दर हीट नहीं करेंगे। नाउ कमिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, अभी हमने पीछे देखा था कि अल्कोहल का हमने 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट लिया था, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 90 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल के लिए, एंड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ इफ यू विल माइनस 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि 100 में से 90 माइनस करा तो 10 आएगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस का इन दोनों के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ करनी होती है। हमें याद रखना है कि कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर तो 10 है फिर भी बहुत कम है, कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर में, बॉइलिंग डिफरेंस में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पर हमें दिख रहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर तो 40 डिग्री सेल्सियस था, तब भी बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से हमने सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करा था। यहाँ पर फ्रैक्शनल वाला इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस आ रहा है टोटल, तो इस वजह से हमें दिख रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही है, तो इस वजह से हमने यूज़ करा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ना उसी यहाँ पर क्या करा है हमने, अल्कोहल और वाटर मिक्स है, तो यहाँ पर हमने इन्हें हीट करना स्टार्ट करा। वी विल सी के अल्कोहल के वेपर्स फॉर्म होना स्टार्ट होंगे और टेम्परेचर काफ़ी कम है, तो इसमें यह भी हो सकता है कि वाटर भी मिक्स होके इसके साथ वेपर्स की फॉर्म में आ सकता है अल्कोहल के साथ और मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से हमने एक बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करा है। जैसा यहाँ पर हमने कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करा था बीच में, यहाँ पर हमने एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा अल्कोहल जल्दी हीट हो रहा है तो वो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर पाएगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा पोजेस करेंगे, समझेंगे अभी ये भी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट जल्दी किसके मॉलिक्यूल्स होंगे, अल्कोहल के, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स फटाफट ट्रैवल कर कर पहुँच जाएंगे दूसरी जगह पर। और जैसे ही हमें दिखेगा कि अब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, हीट को बंद कर देंगे और हमारे दोनों अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक थी और ये हमारी टेक्निक थी सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और डिफरेंस समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, दो मिसेबल लिक्विड जैसे अल्कोहल और वाटर, whose boiling point differ by more than 25 डिग्री सेल्सियस, जिनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस था, 40 डिग्री सेल्सियस का। तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या यूज़ करा, सेपरेट करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज़ करी, सिंपल डिस्टिलेशन। नाउ कमिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल liquids whose boiling points are less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या था, अल्कोहल एंड वाटर, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस था वो कितना था,
10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का था। तो यहाँ पर इस वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ा था, हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ा था, टेक्निक यूज़ करनी पड़ी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ। तो ये वाली डेफिनेशन आप स्टूडेंट्स नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। द मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफर less than 25 degree Celsius can be separated by the technique of fractional distillation. Now coming to understand this by a question कि क्वेश्चन से कैसे अंडरस्टैंड करें और किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर दिया है सेपरेट ए सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है जिसका हमने ए नाम रख दिया, दूसरा सब्सटेंस है बी, जिसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, वो डिफरेंस है 25 डिग्री सेल्सियस का। तो वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस का। तो इस वाले केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आंसर विल बी डिस्टिलेशन। यहाँ पर हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे क्योंकि 25 डिग्री से ज़्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेपरेट ए सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है उसको दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करना है। इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम का है। तो इन वाले केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन वाले केसेस में हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आंसर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझ गए होंगे आप लोग कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। तो ये दो क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं और जो भी नोट्स मैंने अभी तक समझाए हैं नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।